सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो पहले तो हम लोगों ने क्या करा था, BSEPR थ्योरी पढ़ी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जिसकी वजह से उसका शेप पता चलता है हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया गया था कि मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद दे प्रोड्यूसेस बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं या पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में। लेकिन जब हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल एटम एक होता है और बहुत सारे दूसरे एटम्स होते हैं, तो जो मेटल है, जो सेंट्रल मेटल है या जो सेंट्रल एटम है, उसके बहुत सारे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है। एस वाला ऑर्बिटल पी के साथ कंबाइन होगा तो फिर वो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन देता है, जैसे sp2 sp3 एंड सो ऑन। और इन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो बहुत सारे हम लोगों ने कंपाउंड्स देखे थे जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि क्या स्ट्रक्चर है या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर लोन पेयर हैं, प्रेजेंट हैं, तो लोन पेयर कहाँ आने चाहिए। तो लोन पेयर कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर TBP ट्रायंगल बायपिरामिडल की बात हो रही है तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आएंगे। तो दोज वर द केसेस फॉर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी केस चीज़ें थी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। जैसे कि क्या बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों ने बोला था डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एक सुपर बॉन्ड कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग ये बॉदर नहीं कर रहे थे कि वो डबल बॉन्ड बना भी रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बना भी रहा है। हाँ, बट हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। ये क्या करती है, ये बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। लाइक ये बताती है कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा कंपाउंड का, कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये चीज़ें हमें आराम से बता सकती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, जितने भी थ्योरीज हैं वो सारी बताती हैं कि ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कितने, 4 का पेयर बन जाता है। 2 लोन पेयर अलग, 2 लोन पेयर अलग, और वो, तो उसमें कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो डायमैग्नेटिक है। पर ऑक्सीजन अगर रियलिटी में हम लोग देखें तो ऑक्सीजन जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है। और ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अनयूजुअल चीज़ थी कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैसे होती है, जबकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 4 के पेयर बनाएंगे। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब ऑब्वियसली वो बॉन्ड बना चुके हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं लिखूँ तो वाटर ये है, तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, तो ये जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑब्वियसली पेयर अप ही होंगे, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर में भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी पेयर होंगे। तो 4 के पेयर्स यहाँ पे बने हुए हैं। हमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा, तो ये पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है। इन रियलिटी वाटर इज वेरी मच पैरामैग्नेटिक, वाटर पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। और ये जो पॉइंट है ये हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों है। सो इसको डिस्कस करता है, या इसके बारे में जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है। इसके अलावा बॉन्ड कितना बनना है और कैसे बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, अलग अलग बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं तो डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है या किसकी स्टेबिलिटी कम है, ये भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें दे देती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक मिनट देना मुझे ज़रा। सो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहाँ से आई थी, वहीं से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की जो इक्वेशन थी वहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन थे। तो उन्हीं वेव फंक्शन को लेके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाई गई है, ठीक है। तो जो वेव फंक्शन होते हैं, अगर 2 एटम्स हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल आर नथिंग मोर देन वेव फंक्शन। उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इंडिविजुअली वेव फंक्शन की तरह काम कर सकते हैं। तो ये जो वेव फंक्शन है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अभी कंबाइन कॉम्बिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक बार एडिशन हो सकता है और एक बार सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लगा रखा है कि यहाँ यही बताता हूँ। एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरी वेव ऐसे जा रही है।
अब जब ये दोनों कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन हो जाएंगे तो इससे एक वेव बनेगी जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव एडिशन। और एक सब्ट्रैक्शन हो सकता है जहाँ पे वेव फंक्शन इस तरीके से जा रहा है और दूसरा आउट ऑफ फेज है, तो उसमें जो वेव है वो ज़ीरो बन जाएगी, कोई वेव आएगी नहीं। तो कंस्ट्रक्ट जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिवली ऐड हो सकती हैं। अब जब ये वेव्स कंस्ट्रक्टिवली ऐड होती हैं तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं। ठीक है, मतलब साई इज इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। तो अगर ऐसा है जो मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल अगर बनता है जैसे एटम्स बनते हैं, तो एटम का एक वेव फंक्शन होता है। तो इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल बनेगा तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इसका भी एक वेव फंक्शन होता है। तो साई ए बी नहीं लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो ये दोनों जब कंस्ट्रक्टिवली मिलते हैं तो ये एक ऑर्बिटल बनाते हैं साई बॉन्डिंग। ठीक है, साई बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसी तरीके से साई एंटी बॉन्डिंग बनता है। ये जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का अपोजिट क्या है? नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, सॉरी एंटी बॉन्डिंग, उल्टा बोल दिया मैंने, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो साई ए बी क्या होता है? साई एक्स माइनस साई वाई। ठीक है, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को तुम माइनस कर दो तो वो बन जाता है साई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है? तो मैंने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि एटॉमिक ऑर्बिटल combines combine to form मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है, तुम्हें याद होगा हम लोगों ने क्वांटम पूरा देखा था, तो क्वांटम में श्रोडिंगर इक्वेशन आई थी। श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें उसके सोल्यूशन मिले थे। सोल्यूशन से हमने बताया था कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, क्या उसके क्वांटम नंबर्स होंगे, क्या एनर्जी है, कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी ओरिएंटेशन है। ये सारी बातें हमें क्वांटम नंबर के बेसिस पे पता चली थी। तो क्वांटम नंबर किस से हम लोगों ने क्या बनाया था? एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया था। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है। तो जब ये वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के भी वेव फंक्शन होता है। और ये तीन तरीके के होता है, एक होता है साई बॉन्डिंग, एक होता है साई एंटी बॉन्डिंग, और एक होता है साई नॉन बॉन्डिंग। साइन नॉन बॉन्डिंग इज जस्ट सिंपल कि लोन पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। वहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो साई वेव फंक्शन होता है वो एज इट इज नॉन बॉन्डिंग में भी रह जाता है। लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट है वो है साई बॉन्डिंग एंड साई एंटी बॉन्डिंग। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये हमें समझना जरूरी है। अब क्या होता है कि साई बॉन्डिंग इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। एडिंग द वेव फंक्शन टुगेदर, जब वेव फंक्शन को हम लोग ऐड करेंगे, द कॉम्बिनेशन फॉर्म अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो साई एक्स और साई बी को जब मैंने ऐड किया, या एक वेव को मैंने दूसरी वेव से मैंने कंबाइन किया, तो एक नया मॉलिक्यूल बना। और मॉलिक्यूल में जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा था। अब ये एम्पलीट्यूड क्या बताता है? ये रीजन बताता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने बताया कि साई स्क्वायर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है। तो ये साई एक्स है, साई वाई है, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे हमारा साई बॉन्डिंग बन गया। अब ये साई बॉन्डिंग को स्क्वायर कर देंगे तो ये हमें क्या बता देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता देगा। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, पहली चीज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक
रीजन देता है, एक जगह देता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि साई एक्स और साई वाई दोनों ऐड हो गए हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइक एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जा सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। अब दूसरा एटम है, उसका भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब वो दोनों मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तब उन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ होंगे, बीच में ही होंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दीज इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात समझने वाली है, क्योंकि बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में हो। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बीच में होंगे तभी तो अ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन पीछे की साइड पे है तो ये कैसे बॉन्ड बना, तो बॉन्ड ही नहीं बना। तो बॉन्डिंग कब होती है, अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है, या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है या एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब डबल है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है कि उसको कहाँ फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाता है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बहुत हद तक बढ़ जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगी, तो ये इस वाली प्लेस पे होगी, तो ये एक बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन, सॉरी एटम्स के कॉम्बिनेशन से। नाउ अगर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज बेसिकली अ नोड, एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। सो एंटी बॉन्डिंग इज अ प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो दो ऑर्बिटल हैं हमारे पास, बॉन्डिंग और एक है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएगी, कहाँ पे, न्यूक्लियस के बीच में। जैसे ये दो वेव दिखा रखे हैं, एक वेव यहाँ पे है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक दूसरी वेव यहाँ पे है। अब जब ये कंबाइन कर गए तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों वेव हो गई, और यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि एक वेव इधर है और दूसरी वेव इधर है, सब्ट्रैक्ट हो गई तो ये इस तरीके से थी पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में, और ये इस तरीके से थी, और ये क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई, तो इस पॉइंट पे क्या बन गई, नोड बन गई। मतलब वहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है वेव का, और जब एम्पलीट्यूड जीरो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो जीरो, वहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिल सके। सो एंटी बॉन्डिंग क्या दर्शाता है, ये बताता है कि वहाँ पे जो पोजीशन है दो न्यूक्लियस के बीच में, एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन 100% नहीं मिलेगा, ये होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, एक ऐसी जगह है मॉलिक्यूल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है, एक ऐसी पोजीशन दो न्यूक्लियस के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दो हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो वो दो तरीके के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक बनाता है बॉन्डिंग और एक बनाता है एंटी बॉन्डिंग। तो जो पहला जो अच्छा पहले ये देखिए कर लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एच ए का एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एच बी, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों कंबाइन हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का फॉर्म हो गया, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से काफ़ी ज़्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एच ए माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एच बी, एच ए का और एच बी का एटॉमिक ऑर्बिटल को तुम माइनस कर दोगे तो एक ऐसी जगह बचेगी जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो या लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, जीरो ही कंसिडर करो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है नोटिस करने वाली, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल ऑलवेज इक्वल्स टू
is always equal to the number of molecular orbitals. तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल तो कंबाइन होगा नहीं, कंबाइन करने के लिए मिनिमम दो चीज़ें तो चाहिए, दो एटम, दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो चाहिए। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1s किसका है, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन 1s है, ये Ha है और ये Hb है। तो जब भी ये कंबाइन होते हैं तो ये दो ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बनाएंगे साई बॉन्डिंग, एक बनाएंगे साई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये इसको साई एंटी बॉन्डिंग और साई एस्ट्रिक्स से भी बुलाते हैं, ठीक है, एस्ट्रिक्स इज लाइक दिस। तो साई एस्ट्रिक्स या साई एंटी बॉन्डिंग के नाम से इसे जाना जाता है। अब दोनों दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ये एक क्या कहते हैं, कंडीशन है जो 100% फॉलो होनी चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं हो रही तो तुम्हारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ढंग से नहीं बना है। तो अब हम लोग बात करेंगे शेप की, कि किस तरीके से उनकी शेप में डिफरेंस आता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आइसोलेट हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों कंबाइन करके तो ये बन गया बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि बीच में एक नोड आ जाती है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते ही नहीं है, तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूसरी साइड पे होते हैं दोनों के। तो ये जो इनके इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन नहीं हुए हैं, कंबाइन नहीं हुए हैं तो बॉन्डिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मेकिंग, एंड इसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो अगर दो इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो जो मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। बट द ओनली कंडीशन इज कि जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। अब भरेंगे या नहीं भरेंगे वो तो डिपेंड करेगा ऑन द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल के बेसिस पे। एंड हाँ, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, इसकी एनर्जी हाई होती है, वो बताना भूल गया। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, लो होगी, लेस एनर्जी, मतलब मोर स्टेबल। यहाँ पे क्या होता है, मोर एनर्जी मतलब लेस स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल कभी भी इस तरीके के बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डालना प्रेफर, इस तरीके के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना प्रेफर नहीं करता है। सो एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो उसकी एनर्जी हाई होगी देन एटॉमिक ऑर्बिटल विद मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटसाइड द इंटरन्यूक्लियर रीजन। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंटरन्यूक्लियर, यहाँ पे दो न्यूक्लियस के पास में नहीं होंगे, ठीक है, कहाँ होंगे, उनसे दूर होंगे, लाइक इस साइड और इस साइड, बाहर के साइड पे होंगे, इन दोनों के अंदर की साइड पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। एंड एन नोड बिटवीन द न्यूक्लियस, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक नोड आ जाएगी, नोड मतलब एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जीरो होती है। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियर रिपल्शन होता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। देयरफॉर व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल द H2 मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल। तो जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग में आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दे फॉर्म टू काइंड ऑफ बॉन्ड्स, या तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा या बॉन्ड बनेगा पाई। पाई बॉन्ड तब तक नहीं बन सकता जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, तो ये तो तुम्हें पहले पता है कि पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा, सिग्मा बनने के बाद जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे वो पाई बनेंगे, तो ये हमें अच्छे से पता है।
तो जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मिलते हैं दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। अगर सिंपल वाले मिल रहे हैं तो अगर एस ऑर्बिटल मिल रहे हैं, दो एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस और पी एक्स ऑर्बिटल मिल रहे हैं, दे विल ऑल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल मिल रहा है तो दे विल ऑल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से हमारा बनता है। दो एस ऑर्बिटल को ले लेते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और दूसरा क्या है, एस और पी एक्स को कंबाइन करते हैं तो भी एक सिग्मा बॉन्ड सा बन जाता है। और पी एक्स हेड ऑन ओवरलैप होता है तो भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो तीन तरीके से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है वो लेटरल ओवरलैप या साइडवाइज ओवरलैप से ही बनता है। तो ये बन गया पाई बॉन्ड। और इस तरीके से एक और। अब पाई बॉन्ड तुम्हें पता है कि ओवरलैप कम होता है तो वो कम स्टेबल होगा। जो स्टेबिलिटी है या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो हमेशा डिपेंड करती है कितना ओवरलैप हो रहा है। अगर ओवरलैप ज़्यादा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अगर ओवरलैप कम हो रहा है तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा। अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के होंगे, सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और जब ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अब ये कैसे बनते हैं ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा मैं एक बना के दिखाता हूँ पहले। ये जो मैंने तुम्हें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाया था, तो ये 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल है। एस एस ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये जो साई बॉन्डिंग है विच इज एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्डिंग में लिख सकता हूँ। और ये क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है और मैं इसको सिग्मा एसिड्स लिख सकता हूँ। तो दो बन गए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी उसकी बात हम लोगों ने अभी तक नहीं की है। हम जस्ट बोल रहे हैं कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कैसे पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर तुम्हारे पास पी एक्स है, टू पी एक्स है और यहाँ पे भी टू पी एक्स है, तो ये जब मिलेंगे तो डेफिनेटली ये भी क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये होगा सिग्मा टू पी एक्स और ये होगा सिग्मा एस्ट्रिक्स टू पी एक्स। ठीक है, या सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हटा के तो तुम सिग्मा वन एस सिग्मा एस्ट्रिक्स वन एस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया टू पी एक्स की बात। और किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है जब एस ऑर्बिटल हो और वो कंबाइन कर रहा हो किससे, पी एक्स से। तो भी क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा एस। अब इसका नाम क्या होगा वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इस तरीके से बॉन्डिंग होती नहीं है, एस ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा पी एक्स से डायरेक्टली ओवरलैप नहीं करेगा, वो करेगा हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो ये जो केस है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, मतलब इसको अभी तुम इग्नोर करके चलो, क्योंकि ये जो ओवरलैप होता है ओवरलैपिंग में तो हम लोग दिखा देते हैं कैसे बॉन्ड बन गया। लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते हैं तो इस तरीके से बॉन्डिंग नहीं होती है। बॉन्डिंग अगर इस एस ऑर्बिटल को पी एक्स से अगर कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ही ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो पहली चीज़ हम लोग क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पे हंट्स रूल फॉलो करेंगे। हंट्स रूल क्या बोलता है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका कहना ये है कि पहले अगर सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, काफ़ी सारे ऑर्बिटल हैं और अगर उनकी एनर्जी सेम है
तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे पी ऑर्बिटल में था 3 ऑर्बिटल है, तो पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक उनके पास एक एक ऑर्बिटल सारे ऑर्बिटल्स में नहीं है। तो सिमिलर इज द केस, यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही ऑर्बिटल में अभी भर जाएगा। लेकिन हम जब 2px और 2py की बात करेंगे, पाई 2px एंड पाई 2py, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा तो उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, तब जाके इसकी पेयरिंग होगी। तो हंस रूल हमें डेफिनेटली फॉलो करना है, एंड उसके बाद हमें पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो करना है। मतलब अगर तुमने सिग्मा 1s बनाया है या सिग्मा ऑर्बिटल बनाया है, तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर सेम स्पिन के साथ लिख दिया तो डेफिनेटली वो गलत है। तो हंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों फॉलो होंगे। नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तब हम लोग ऑफ बॉ प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। पहले 1s फॉलो होगा, फिर 2s होगा। यहाँ पे भी ऑफ बॉ प्रिंसिपल फॉलो होगा, लेकिन ऑफ बॉ प्रिंसिपल कई बार गलत हो जाता है इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, जब मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, तब वहाँ पे गड़बड़ होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरना है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में भरेंगे। तो ऑब्बो प्रिंसिपल भी एग्जैक्टली यही बोलता है कि जिसकी एनर्जी कम है पहले वो भरेगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसके बाद उसको भरा जाएगा। सेम इज हेयर, लेकिन जो वहाँ पे था कि 1s के बाद 2s भरेगा, 2s के बाद 2p भरेगा, वो पूरा पूरा यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल से वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में एक कॉमन है कि एनर्जी के हिसाब से भरना है। जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले भरना है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में भरना है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है उस ऑर्बिटल को हम लोग नीचे बनाते हैं, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको हम लोग ऊपर बनाते हैं। तो पहले ये आएगा, इसकी एनर्जी कम है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर भरेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ भर देते, 4 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ भर देते, लेकिन हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देते हैं। सो यहाँ पे देखो, एनर्जी यहाँ पे है कि इसकी एनर्जी कम है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इन्होंने बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाया। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाला और ये वाला, इससे भी क्या होती है, कम होती है। एंड एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, और उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। सिंपल। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब दोनों की डेफिनेटली अपोजिट स्पिन होने चाहिए। तो ये हो गया भरने का तरीका। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। नाउ वी कम टू द बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज द मैक्स, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं दो एटम्स के बीच में, उसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अगर एक बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 बॉन्ड बने तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 3 बॉन्ड बने तो बॉन्ड ऑर्डर 3, नॉर्मल केस। अब यहाँ पे क्या होगा कि कितना बॉन्ड ऑर्डर बनता है वो हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, अगर हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल पता है और कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हैं वो हमें पता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग H2 की बात करते हैं तो H और H एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे निकालने बैठूंगा तो फॉर्मूले से निकालते हैं 1/2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी ऑर्बिटल में 0। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे जो H2 है, H2 हैज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, तो H2 के पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद में एक ही बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज द कॉमन मेथड जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो जब मॉलिक्यूल में देखेंगे तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही पेयर रहता है। तो हम बोल देंगे कि H2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर।
तो H2 क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ये हमें पता चल गया कैसे, कि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कहीं भी तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ we will do a question. He2 plus and He2 exist. हीलियम के पास क्या होता है, ड्यूप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। हीलियम के साथ बॉन्ड बनाते नहीं, क्योंकि नोबल गैस कभी भी बनाते नहीं है। तो अब ये हमें पता है थ्रू ऑक्टेट रूल कि 2 इलेक्ट्रॉन है शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ नहीं सकते, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता। हीलियम क्या हीलियम के साथ बॉन्ड बना सकता है, या हीलियम के साथ बॉन्ड बना के एक इलेक्ट्रॉन लूज करके He2+ बना सकता है? तो ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। तो हीलियम के पास कितना होता है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। दूसरे हीलियम के पास भी कितनी कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2। तो इसके हम लोग ऑर्बिटल बनाते हैं। एक हीलियम ए है, इसको मैं बोलता हूँ हीलियम बी। अब ये दोनों सिग्मा एस ऑर्बिटल हैं, कंबाइन करने के बाद 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। एक बनाएंगे बॉन्डिंग और एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरेंगे, नीचे से भरेंगे। एनर्जी का ये इस तरीके से एनर्जी है, इनकी एनर्जी क्या है, लेस है, इनकी एनर्जी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए स्पिन उल्टा होगा, 2 3 एंड 4। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसका, He2 का बनाया हमने। ठीक है, अब He2 में ये इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हम लोगों ने। अब भरने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा S6। तो बॉन्डिंग में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1/2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है, तो हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। 10 मैं लिख देता हूँ, एज बॉन्ड ऑर्डर इज 0, the He molecule won't exist। तो He molecule exist नहीं करेगा। तो पहला तो हो गया He2 का। अब हम लोग देख लेते हैं He2 पॉजिटिव। तो He2 पॉजिटिव में He ए लिया हम लोगों ने, He बी लिया, अब इसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, He2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 और एक यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। ठीक, सो अब इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 2 माइनस 1 विच इज 1/2 या 0.5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0.5 का। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0.5 का आ रहा है, तो He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इसके पास हीलियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है बेसिकली, इस हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस हीलियम के पास आई थिंक मैंने गलत निकाल दिया है। हाँ, He2 पॉजिटिव में ठीक तो निकाला। इसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये कैटायन बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या कर लेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और इनके बीच में आधा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट कर सकता है, वैसे जनरली एग्जिस्ट करता नहीं है बट ये कर सकता है, लेकिन उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 0.5 होगा। तो यहाँ पे निकाल रखा है He2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हाफ और He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0। तो He2 तो 0 एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है, प्रिडिक्ट करना है कि He2 पॉजिटिव एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि H2 पॉजिटिव होता है, तो H2 पॉजिटिव कैसे बनेगा, H2 बनेगा, H2 के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो H2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो देखते हैं, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का इधर, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का इधर। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, वैसे यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्ट्रिक्स 1s। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करूँ तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, 1/2, 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज़ 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो He2 पॉजिटिव ज़रूर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूंगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सिग्मा 1s1। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अगर जैसे H2 को अगर मुझे लिखना है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2। ठीक है, इसी तरीके से अगर बोरॉन बेरिलियम अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो उसी तरीके से बन जाएगी। और हीलियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आएगी सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्टेरिक्स 1s2। ठीक है, ऊपर नंबर लिखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है और नीचे कौन से ऑर्बिटल से बना है, 1s से बना है, 2s से बना है, तो वो लिखना है। ठीक है, और अगर 1s है तो वो दो बार आएगा क्योंकि एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे बनेगा। ना दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है, तो करते हैं। यूज एन मॉलिक्यूलर यूज एन तो नहीं आएगा, यूज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट वेदर टू हाइड्राइड आयन कुड फॉर्म H2 नेगेटिव आयंस इफ दिस स्पीशीज एग्जिस्ट, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन मतलब क्या है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो H नेगेटिव हो गया। तो इसके पास कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और एक दूसरा हाइड्राइड है जिसके पास ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम लोग बनाएंगे सिग्मा 1s सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर, हाँ, अगर तुम्हें बताना हो कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, किसी भी चीज़ में आ रहा है, तो वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, 1/2, टू बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 0/2 विच इज 0। ठीक है, दस H2 नेगेटिव वोंट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिखनी है तो H2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s2। ठीक है, तो इसके पास भी क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम
to find out the bond order and predict whether He plus ion could form He2 2 positive. तो He2 2 positive तो एग्जिस्ट कर ही सकता है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन एक हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हीलियम के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 गए, कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसी तरीके से बनेंगे। तो 1 और 2 ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये होगा 1/2 2 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है 1 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो मतलब एक बॉन्ड होगा। तो हीलियम हीलियम के बीच में एक बॉन्ड होगा और यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। तो बेसिकली क्या है कि हीलियम पॉजिटिव कर दिया हम लोगों ने। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक दूसरा उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको ड्यूप्लेट तो कंप्लीट करना ही है ना, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की वजह से ये एक एक करके बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो अब तुम देख ही सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसकी कितनी बड़ी एडवांटेज है ओवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VSEPR थ्योरी के, कि ये अलग अलग आयंस बना के भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता है और ये बता सकता है कि ये अगर एनायन हम लोग हाइपोथेटिकली बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये कभी एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा दोनों एटम से कि उनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से ये बहुत आराम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। साइमल्टेनियसली ये हमें इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताता है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, सब पेयर्ड हैं, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक। और ये है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने He को क्या दिया? H2 था, H2 पॉजिटिव, तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो He2 पॉजिटिव, ये भी है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास भी क्या है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे He2 ये है डायमैग्नेटिक। पहली चीज से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्यों लिखे हम लोग पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? इससे पहले और तो कुछ था नहीं। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि पाई ऑर्बिटल बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे? तो पाई ऑर्बिटल किससे बनेंगे? पी ऑर्बिटल से बनेंगे। पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। तो एस के बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो P2 P3 करके ही बनता है। तो लेट अस डिस्कस कि वो कैसे बनते हैं। अब जो पी ऑर्बिटल होता है वो 3 तरीके का होता है। 2px 2py। जो 2px ऑर्बिटल होता है वो हेड ऑन ओवरलैप करता है। तो हेड ऑन ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और जो पी वाई ऑर्बिटल होते हैं वो करते हैं लेटरल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप। तो इनसे क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 2px और 2px जब कंबाइन करेंगे तो दे विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। लेकिन 2py एंड 2pz एंड 2pz कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। अब 2py 2pz से कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री एंगल की वजह से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। ओके, सो पाई ऑर्बिटल क्या होता है? ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इनकी एनर्जी है डीजेनरेट। याद होगा तुम्हें वर्ड डीजेनरेट। डीजेनरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डीजेनरेट का मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली सेम है, और अगर वो नॉन डीजेनरेट है मतलब उनकी एनर्जी कम या ज़्यादा हो सकती है।
अब इसके बेस पे क्या बताया जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा 2p बॉन्ड बनता है, वो काफ़ी हद तक स्टेबल होता है देन पाई 2p। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू पाई, एंड उसके बाद एनर्जी इस 2p की ज़्यादा होगी और सिग्मा इस 2p की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये जो ट्रेंड है ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। ये टिपिकल ट्रेंड है, मतलब ये जनरली फॉलो होता है, लेकिन ऐसे मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से कम और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए थोड़ी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल की क्लास हम लोग नहीं रखेंगे, कल मुझे थोड़ा काम है तो कल की क्लास में नहीं लूँगा, मंडे को क्लास लेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब था कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, पाई बॉन्ड कम स्टेबल होता है। लेकिन ये कब की केसेस हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से कम होने चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं और उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी डिफरेंट आती है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास नहीं है, ठीक है, याद रखना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी डिटेल में।